हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और ये है बिहार बोर्ड का 9th क्लास का तीसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है अपवाह स्वरूप। सबसे पहले ऊपर में लिखा है अपवाह। अपवाह का मतलब क्या होता है? देखिए, नदी के जल का जो प्रवाह होता है ना, उसको बोला जाता है अपवाह। अब प्रवाह माने क्या होता है? प्रवाह मतलब होता है नदियों के जल का बहना, नदी को जल का फ्लोटिंग करना, फ्लोड होना। ठीक है, नदी जहाँ से ऐसे गति करती हुई जाती है, जितना दूर ले बहती है ना, तो नदी जो बह रही है ना, उसको बोलेंगे अपवाह। और जितना एरिया में बह रही है, मतलब मान के चलिए कोई नदी एकदम चौड़ा होकर बहती होगी, कोई एकदम पतला एरिया में बहती होगी, तो जितना एरिया में बह रही है उसको बोला जाता है द्रोणी, यानी अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी किसे बोलेंगे? द्रोणी मतलब क्या होता है? जितना एरिया में, जैसे हो सकता है मान के चलिए कोई नदी इतना एरिया में बह रहा है और कोई नदी एकदम इतना चौड़ा एरिया में बह रहा है, तो समझ रहे ना, तो इसका अपवाद द्रोणी कम और इसका अपवाद द्रोणी ज़्यादा हो गया। ठीक है, वही मतलब होता है। अब एक जल विभाजक वर्ड लिखा है। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि जब भी कोई भू आकृति, कोई भी आकृति दो नदियों के जल को बांट दे, जैसे इधर जा रही थी सिंधु और इधर से गंगा निकली, तो इधर आ रही थी लेकिन इसको घुमा दिया। कौन? अरावली घुमा दिया इसको। जब बीच में कोई ऐसा पहाड़ आ जाए जो नदियों को दो भागों में अलग अलग बांट दे, यानी नदियों को विभाजक का काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे जल विभाजक। यानी इस जल को इस जल से क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अब भारत में दो प्रकार की नदियाँ हैं। एक नदियों को बोलते हैं हिमालयन नदियाँ, दूसरों को बोला जाता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हिमालय से निकलती है हिमालयन नदी है, जो प्रायद्वीप भारत से आती है वो प्रायद्वीपीय नदी है। अब बहुत कोई को प्रायद्वीप नहीं मालूम है, तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिणी भाग को, यानी नीचे वाले भाग को, दक्षिण दिशा हमेशा नीचे मैप में और उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होता है, तो भारत के दक्षिणी भाग को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और इस तरफ में खाली पठार है, पहाड़ियाँ बहुत कम है, और इन पठारी भागों में जो नदियाँ निकलती है उनकी रफ्तार, उनकी धार बहुत कम होती है। अपेक्षा किया जाए अगर हिमालय से, तो उसकी अपेक्षा में बहुत कम है उसके धार, उसकी रफ्तार धीरे है। हिमालयन नदियों की अपेक्षा में उसकी रफ्तार क्या है? धीरे है। बरसात के दिनों में इसमें पानी ज़्यादा बढ़ जाती है। वही जो हिमालयन नदियाँ, यानी ऊपर के साइड में जो हिमालयन नदियाँ हैं, इन नदियों में ग्लेशियर के कारण, ग्लेशियर क्या होता है? पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमा होता है उसको ग्लेशियर कहते हैं। उस ग्लेशियर से पिघल पिघल के नीचे नदियाँ की गिरती रहती है, और ये नदियाँ जो है सालों भर पानी लेके आती है, और बरसात में तो भयंकर हो जाती है। ठीक है, अब इसीलिए दो भागों में नदियों को बांटा गया, एक हिमालयन नदी को, एक प्रायद्वीपीय नदी को। यहाँ एक वर्ड लिखा है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन किस नदी का? यानी सबसे ज़्यादा मोटाइल कौन नदी है? एकदम चौड़ा होकर चलती है, ढेर चौड़ा नदी है, ढेर सारा पानी लेके जाती है। दुनिया की सबसे चौड़ी या सबसे बड़ी अपवाह बेसिन वाली नदी अमेजन नदी है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका में है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और जाके कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में जाके गिरती है। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि नील नदी पर कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा आसवन बांध। ठीक है, कौन सा बांध? आसवन बांध। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ जाके गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाके गिर के विलीन हो जाती है। ठीक है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीज़ है, पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बहुत जल्द ही मैं एनसीईआरटी का शुरू करने वाला हूँ, आज या कल में। जो 6, 7, 8, 9, 10 सबको एक एक करके पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, सारी चीज़ें आपका कंप्लीट पढ़ाऊंगा। उसमें लाइन बाई लाइन चीज़ों को बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड हमको लग रहा है कि 2 बार पढ़ा दिया आप लोग को। एक बार थ्योरी क्लास में और ये मैराथन क्लास, दोनों बार चल रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं लोग एनसीईआरटी की तरफ में। एनसीईआरटी को एक बार पूरी तरह से रिविजन कर लिया जाएगा हर क्लास का, तब हमें लगता है कि पूर्ण रूप से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतर लग रहा होगा। अब समझते हैं यहाँ पर बातें जो कर रहे थे हम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है? दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह वाली नदी जो है वो है अमेजन नदी। लेकिन भारत की कौन सी है जो एकदम मोटाइल नदी है, जिसका अपवाह बहुत ज़्यादा है? तो गंगा नदी है। किसका? गंगा नदी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है कि डेल्टा। डेल्टा माने क्या होता है? देखिए, नदी जब उतरती है पहाड़ से, तो पहाड़ से उतर के जब मैदानी भाग में आती है, तो मैदानी भाग में क्या करती है? जब जैसे कि पहाड़ से उतरी है ना, नदियाँ क्या हुई कि ऐसे मान के चल पहाड़ था, तो पहाड़ से नदी उतरी, उतर के जब मैदानी भाग में आई, तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को लेके, कोड़ के लेके चली जाती है। और ये मिट्टी को क्या करती है? जब ये मिट्टियों को लेके जाती है, और जब ये नदी जाकर समुद्र मिलने वाला रहती है, तो मिट्टी क्या करती है? बहुत सारी यहाँ पर लाकर जमा कर देती है। ढेर सारी मिट्टी क्या करती है? जमा कर देती है, जमा कर देती है। और जमा करके आराम से बगल से निकल के ऐसे जाके गिर जाती है। कहाँ? समुद्र में। अब ये मिट्टियाँ लेकर जो जमा कर रही है, ये मिट्टी जो होता है ना, क्या होता है? मिट्टी जमा करने की वजह से वहाँ पर अवसाद जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? अवसाद जमा हो जाता है। उसी अवसाद को, उसी कचरे को, देखिए नदियाँ मिट्टी को उखाड़ के लेके जाती है, तो वो क्या हो जाता है? गीला रहेगा कि सूखा रहेगा? गीला हो जाएगा, जाहिर सी बात है, पानी मिलेगा तो। उस गीली मिट्टी को ही कहा जाता है डेल्टाई मिट्टी।
दुनिया में सब नदी जो मैदानी भाग से गुजरती है ना, सब डेल्टा बनाता है सर। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो हमारे देश भारत में है, सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से में उसका विस्तार है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आगे आएंगे बताएंगे मैप में कि क्यों बनता है उसके द्वारा। आगे आइए। अब यहाँ कह रहा है कि नदियाँ जब निकलती ऊपर से ना तो उसको बोला जाता है नदी का स्रोत, जहाँ से नदी निकल रही है, और ऊपरी भाग बोला जाता है जब नदी ऐसे आ रही है। अब उसके बाद से मध्य भाग यानी बीच वाले भाग का। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है विसर्प। क्या होता है? विसर्प होता है। अब ये विसर्प जो होता है, विसर्प, इसको विसर्प मतलब क्या होता है? देखिए, जब नदियाँ जो होती हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े से घूमती घूमती है, ऐसा नहीं तो नदी सोच आती है, तो नदी सीधा ना आके क्या आती है, ऐसे टेढ़े मेढ़े आती है, तो इसको बोला जाता है विसर्प। मतलब सांप करने डोलते आ रही है तो विसर्प। अब नदियाँ आएगी तो यहाँ गोखुर झील बनती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, होता क्या है कि नदियाँ ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे घूमते आ रही है। कभी कभार क्या होता है ना कि कभी कभार बीच में किसी कारणवश से नदी ढेर माटी लेके आएगी, रहती है यहाँ मिट्टी ऐसे जमा कर देगी ढेर, मान के चलिए यहाँ मिट्टी खूब जमा कर दी। अब मिट्टी खूब जमा कर दी, उससे क्या हुआ, उससे वजह से क्या हुआ कि नदियाँ जो है ना मजबूरन वश अपना डायरेक्शन बदल ली, ऐसे घूम गई यहाँ से। अब जब घूम जाती है ना तो यहाँ से नदी से इसका कनेक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है? नदी से कनेक्शन टूट गया। अब ये नदी से कनेक्शन टूट गया और यहाँ पे क्या हो गया कि जमा हो गया नदियों का भंडार। यहाँ पर क्या हो गया, जमा हो गया नदियों का, ये जमा हो गया यहाँ पर, क्या जमा हो गया, अब अलग एक पानी हट के जमा हो गया, एक तरह से झील की तरह बन गया। उस झील को बोलेंगे गोखुर झील। अब गोखुर झील क्यों बोलेंगे? क्योंकि गाय के खुर की तरह इसका बन जाता है डिजाइन, इसीलिए बोलते हैं गोखुर झील। और ये है निचला भाग, और लास्ट में जहाँ समुद्र में कूदने जाएगी तो हम वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करेगी, इसी को बोलेंगे डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ लिखा है ज्वारमुख या एस्चुरी का निर्माण, है ना, ज्वारमुख या एस्चुरी का निर्माण। अब ये एस्चुरी का निर्माण मतलब क्या होता है? अब ये एस्चुरी जो होता है ना, एस्चुरी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब नदियाँ पहाड़ों के बीच में से गुजरती है, क्या करती है, पहाड़ के बीच में से जब नदियाँ गुजरती है ना, जब मान के चलिए कि नदी जो होता है पहाड़ के बीच में से गुजरती है, ये पहाड़ हो गया और नीचे मान के चलिए एक और पहाड़ हो गया। ठीक है, जैसे कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी है, उसके बीच में से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी। तो जब पहाड़ों के बीच में से नदी निकलती है ना तो क्या उसको मिट्टी मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिट्टी कहाँ से लाएगी? पहाड़ के बीच से निकलेगी तो पहाड़ के कुछ कण को अपने साथ, पत्थर के कुछ कण को ले जाएगी और ले जाके समुद्र गिरने से पहले वहाँ पर जमा कर देगी। क्या कर देगी? जमा कर देगी। ये पत्थर के जो छोटे छोटे कण जमा हो रहा है, इसी को बोला जाता है क्या? एस्चुरी। इसी को क्या बोला जाता है? एस्चुरी। इसी को एस्चुरी बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे समझिए। यहाँ लिखा है भारत की नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ। अब एक एक करके सारी नदियों को जानेंगे। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लिखा है, इसका मतलब क्या रहेगा कि भारत के इधर पश्चिम साइड, ये है पश्चिम दिशा, ये है पूर्व दिशा, इस साइड में है बंगाली खाड़ी और इस साइड में है अरब सागर, नीचे में है हिंद महासागर यानी दक्षिण साइड में, वही उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। ये भारत के चारों तरफ के बारे में है। अब कह रहे हैं बिहार की जो राजधानी पटना है ना, वो गंगा नदी किनारे अवस्थित है। देखिए, बिहार के जो पटना ज़िला है वही एक गंगा किनारे नहीं अवस्थित है। लगभग बिहार के 12 ज़िले हैं जो गंगा किनारे अवस्थित है। याद रखिए, कितना ज़िला? 12 ज़िला। यहाँ ये अब सिंधु नदी को समझते हो, सिंधु नदी के बारे में जाने के लिए। अब ये क्या है सिंधु नदी? अब एक एक करके सारी नदियों को जाने के लिए। सिंधु नदी जो है ना, ये भारत के एक्चुअली में, इसको पहले समझ लीजिए। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जास्कर, नुब्रा, सियोक, हंजा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का नाम है गिलगित गार्ज, जो कि लद्दाख में निर्माण करती है। मिठानकोट पाकिस्तान में इंटर करती है। अब इसमें आ जाइए क्या कह रहा है, अब इसको समझिए, बता के आ रहा था। एक्चुअली में देखा जाए अपना प्यारा भारत को, तो प्यारे भारत में अगर इसको देखा जाएगा कि ये कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी, तो सिंधु नदी। तो आपको पता चलेगा कि सिंधु नदियाँ जो है ना, सिंधु नदी अगर देखा जाए कि कहाँ से निकलती है तो आपको समझ आएगा कि कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील से निकल रही है। अगर ये देखा जाए कि मान के चलिए ये हो गया हम लोग का प्यारा सा भारत, और इसमें देखा जाए ये जगह है मानसरोवर झील, जो कि मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में है। अभी फ़िलहाल में उस जगह पर चाइना का कब्जा है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। जैसे वो इंटर की भारत में, तो भारत में उसको मिल गया क्या? पहाड़ी। क्या मिल गया? 2 पहाड़ मिल गया। यहाँ पर मान के चलिए एक पहाड़ी ये है पहाड़ी उसको, और एक पहाड़ी यहाँ पर मिल गया उसको, ये पहाड़ी। ये पहाड़ को क्या किया? पहाड़ को काट के, जैसे मान के चलिए ये पहाड़ी से आ रहा, तो ये पहाड़ हो गया और ये पहाड़ हो गया। इसको क्या की? काट के ये नदी निकल गई। क्या कि जैसे ये पहाड़ को ऐसे तोड़ी के घुस गई। जब तोड़ के घुसती है उसी को बोला जाता है गार्ज। एकदम गहरा बनाती जाती है ना, तो गार्ज बोलते हैं। इस गार्ज से, गार्ज का नाम है गिलगित गार्ज, और भारत में इंटर की। भारत में ही घूमी, तो भारत में कितना घूमी? 250 किलोमीटर की दूरी तय की। कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर के। और उसके बाद ये इंटर करके पाकिस्तान में, कहाँ? मिठानकोट में। पाकिस्तान से गई, ऐसे नीचे घूमते 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 आई और पहुँचते पहुँच गई कहाँ? अरब सागर में। कहाँ पहुँच गई? अरब सागर में पहुँच गई। अरब सागर में आके विलीन हो गई। पूरा एक इसकी दूरी जो है 2900 किलोमीटर, यानी कि भारत और पूरी सिंधु की अगर लंबाई देख लेंगे तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ भारत में इसकी जो है 250 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि इसकी सहायक नदियाँ, बहुत सारी
सारी इसकी सहायक नदी है, जैसे जा रही है ढेर सारी इसकी सहायक नदी है, जैसे नुब्रा, स्यूक, हंज, ये सब क्या है इसकी सहायक नदी है। फिर उसके बाद से यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। फिर यहीं से पहाड़ से निकलती है, नाम है उसका चिनाब नदी। उसके बाद झेलम नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, ये सब क्या होती है, सब आके मिलती है सिंधु से। बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है, इतनी सारी नदियाँ आके मिलती है। अब आ गया जी, इसकी लंबाई बता दी 2900 किलोमीटर है। अब ये गंगा नदी के बारे में सोचते हैं। गंगा नदी भी सेम उसी तरह ये कहाँ से निकलती है, तो हमारे भारत के ऊपर के भाग से गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री मतलब क्या है कि ये जो क्षेत्र है गंगोत्री यहाँ पर है, और ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड के ऊपर साइड में है, उत्तराखंड के पास में है। कहाँ है भैया, तो उत्तराखंड के आसपास में। गंगोत्री जो है एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब क्या है कि पहाड़ का ऊपरी भाग जो बर्फ से ढका उसको बोला जाता है ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से निकली और उत्तराखंड में गई। उत्तराखंड में जाने के बाद ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में आई, आने के बाद पश्चिम बंगाल गई, पश्चिम बंगाल से ऐसे मुड़ गई, मुड़ने के बाद बांग्लादेश जा रही है, बांग्लादेश जाके अंदर जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। कौन, ये कौन सी नदी, तो याद रखिएगा ये नदी के नाम है, कौन सी नदी नाम है, गंगा नदी नाम है। टोटल इसकी लंबाई देखा जाएगा तो इसका भी लंबाई जो है कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। कितना है, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, ठीक है, पूरे भारत में। अब ये कहा जाए कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी ये निकल रही है कहाँ से, तो गंगोत्री से। लेकिन ये निकलने के समय क्या होता है कि एक्चुअली में एक भागीरथी और एक अलकनंदा, दो नदियाँ आके मिलती है। कहाँ में, तो हरिद्वार के पास जगह है देवप्रयाग। कहाँ, देवप्रयाग में आके मिलती है एक कौन सी नदी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। दोनों नदी मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। जहाँ से हरिद्वार के कौन सी जगह, हरिद्वार के समीप गंगा के मैदानी भाग में, ये मतलब जहाँ से वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उसके बाद 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये देवप्रयाग में कहाँ मिल रहा है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल रहे हैं, जहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। गंगा जब नीचे धीरे धीरे उतर रही है तो हरिद्वार के समीप जाके मैदानी भाग में पूरी तरह से फैल जाती है। जैसे गंगा नदी ऐसी इधर से आई है, मान के चलो कि भागीरथी नदी इधर से आया, मान के चलो कि ये ऊपर से आ रहा है कौन सी, भागीरथी नदी, और साइड से आया अलकनंदा नदी। दोनों मिला, जिस जगह मिला उसको बोला गया देवप्रयाग। क्या बोला गया, देवप्रयाग। एक्चुअली में गंगा नदी पंच प्रयागों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। उसी तरह जब देवप्रयाग जो है ना, यहाँ पर भागीरथी, अलकनंदा दोनों आके मिलता है तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, इसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या पड़ता है, गंगा। और ये गंगा यहाँ से क्या होती है कि इससे नीचे उतरती है, हरिद्वार में जाती है, हरिद्वार समीप ये मैदानी भाग में टहलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है जी, अब ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। याद रखिए गंगा ही बांग्लादेश में जाती है तो नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है। और बांग्लादेश में एक्चुअली में जब नदी ये जा रही है, ऐसे जा रही है, तो पश्चिम बंगाल जो प्रवेश करती है तो वहाँ से एक नदी इससे टूट के अलग हो जाता है जिसका नाम है हुगली नदी, और टूट के अलग हो जाता है। फिर ये गंगा ऐसे जा रही है और जाकर ये हुगली नदी फिर बचा के इसी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा हुगली नदी जो है वो गंगा से अलग हो जाती है। गंगा का ही मुख्य भूमि का एक भाग है जो इससे अलग हो जाती है, जो कि अब ये हुगली नदी कहाँ से जाती है, तो पश्चिम बंगाल के, बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल है ना उसके कोलकाता शहर से वो गुजर देती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कोलकाता शहर किस नदी किनारे बसा है, तो हुगली नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है। अब वहाँ पर एक फरक्का समीप में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली और हुगली गंगा की वितरिका है। अब देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, जब ये गंगा नदी आई और गंगा नदी ऐसे जा रही थी तो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जमीन जो धंसा हुआ, जो जमीन है उसको बोलते हैं लोग फरक्का। तो जमीन धंसल होने के कारण ये नदी यहाँ से थोड़ा सा घूम जाती है और घूम के ये दूसरे एक नदी बन जाती है। ये किसकी हिस्सा है, गंगा का ही हिस्सा है, यानी गंगा का ही वितरिका है, ठीक है। और इसको बुलाया जाता है कौन सी नदी, तो इसको बुलाया जाता है हुगली नदी। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब उसके बाद लिखा है कि मेघना क्या होता है, तो इधर से गंगा नदी इधर जाके से बांग्लादेश में जाती है और ऊपर से फिर तिब्बत के पश्चिम से एक और नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, और दिहांग नदी जब आती है, दिहांग नदी जब असम आती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, और जब ये जाती है बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना, और जमुना जो है गंगा से आके मिल जाती है, तब इसका नाम पड़ जाता है कौन सा, मेघना, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। आगे जाइए। अब अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक के रूप में एक उदाहरण ने बता ही चुके हैं। अरावली से लेकर सुंदरवन तक के इसके किलोमीटर 1800 किलोमीटर, यानी यहाँ अरावली पर्वत है। और जैसे ऊपर से गंगोत्री से उतरने के बाद ये नीचे आई, नीचे आने के बाद जहाँ से मुड़ती है तो कह रही जहाँ से मुड़ रही है यहाँ से लेकर और ये जा रही है कहाँ तक, है ना, ये जा रही है सुंदरवन डेल्टा तक। तो इसकी टोटल जो लंबाई है कितना, 1800 किलोमीटर। कितना, 1800 किलोमीटर, यानी अरावली से लेकर सुंदरवन डेल्टा तक इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर। लेकिन ये ऊपर वाला जोड़ दिया जाए और फिर इधर मुड़ रही इसको जोड़ दिया जाए, टोटल जोड़ दिया जाएगा तो 2525 किलोमीटर है। तो टोटल गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन ये क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है अरावली से लेकर सुंदरवन डेल्टा तक की बीच की जो दूरी है गंगा की कितनी है, तो 1800 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यहाँ आइए।
यहाँ आएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी समझेंगे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब एक और, लेकिन एक चीज़ छूट गया, रुक जाइए, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। कहाँ गया है ना, यहाँ तो समझा दिए। इसका जो ढाल है ना, एक्चुअली में इसका ढाल जो है 1 मीटर 6 किलोमीटर घटते जाता है, यानी कि 1 मीटर ढाल घट जाता है। जैसे मान के चलिए नदी आ रही थी, ऐसे ढाल ऐसे आ रही, ऐसे ऐसे ढाल कम होते गए कम होते गए कम होते गए, ऐसे होते 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 आके एकदम सीधा हो गया। देख रहे हैं ना, ढाल से कम हो रहा है, यानी यहाँ इसका ढलान खड़ा ज़्यादा था। प्रत्येक 6 किलोमीटर जैसे बढ़ता है ना, जैसे 6 किलोमीटर बढ़ा, इसका ढाल जो है 1 मीटर कम हो गया। यानी क्या हो गया, अब थोड़ा सा कम हो गया। फिर आया तो यहाँ ढाल और कम हो गया, यहाँ और ढाल कम हो गया, यहाँ तो ढाल कम, यहाँ के एकदम पूरा सपाट हो गया। यानी कि हर एक 6 किलोमीटर में इसका 1 मीटर ढाल जो होता है ना कम हो जाता है। जैसे 6 किलोमीटर नदी जाती है तो उसका 1 मीटर ढाल इसका कम हो जाता है। बस इस बात का स्पष्ट याद रखिएगा। किधर की तरफ जा रही है, सुंदरवन की तरफ बढ़ रहा है। सुंदरवन तो बताइए दिया ना, पश्चिम बंगाल साइड में है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी को समझते हैं, ये जरूरी था जानना, इसीलिए बताया मैं इसको। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। और इसकी भी लंबाई कितनी है भैया, 2900 किलोमीटर है। यू आकार का मोड़ बनाती है। यू आकार कैसे, ये देखिए, यहाँ निकली मानसरोवर झील से, ऐसे गई जाते जाते फिर इंटर किए से अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश जैसे घूमती है तो वही करे कि यू आकार एकदम मुड़ती है। मोड़ के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से, जब भी गार्ज जोड़ देगा ना, इसका मतलब समझिएगा कि 2 पहाड़ों के बीच में से टूट के घुस रहा है। ठीक है, फिर से अगर देखा जाए कि कैसे ये आता है, इंटर करता है, अगर फिर से दोबारा देखा जाए इसको, अगर समझा जाए बेहतर तरीके से, अगर समझा जाए कि ये जो किधर से आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि फिर दोबारा आप कभी भी नहीं भूलिएगा इसको, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये मान के चलिए कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश हो गया। मान के चलिए इसको यहीं पर देख लेते हैं। अब यहाँ ये जगह था मानसरोवर झील, यहाँ से ऐसे इंटर की और इंटर ऐसे गई और आके ऐसे। अभी जो देखिए अभी कहाँ घूम रहा है ये नदी, जो कहाँ घूम रहा है, चाइना में, यानी तिब्बत घूम रहा है। तो तिब्बत में जब घूम रहा है तो इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है, सांगपो। तो सांगपो नदी आ रही है सांगपो, और इंटर करेगी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को जस्ट बताए थे पहले, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर यहाँ पर्वत है, ये सब पर्वत ऐसे ऐसे, और यही पर्वत जो आता आगे आगे ऐसे, क्या है इसका नाम, इसी का नाम है यहाँ पर पटगोई, फिर उसके नागालैंड में नागा, फिर मिजोरम में मिजो, इसी पहाड़ का नाम है, जिसको पूर्वांचल की पहाड़ी है, दूसरे चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अब ये जो नदी जो है ना, नदी आई कहाँ आई, नदी जैसे एंटर की यहाँ पर। अब ये दो पहाड़ों के बीच में से आई, क्योंकि यहाँ एक दिख रहा है पहाड़ और यहाँ एक दिख रहा पहाड़ है। ये 2 पहाड़ों के बीच में से जब नदी घुसी, तभी बोला जाता है गार्ज को में से घुस रही है, इंटर कर रही है। ठीक है, गार्ज में से क्या हो रही है, इंटर कर रही है। जब इस गार्ज में से इंटर करती है तो याद रखिएगा, वहाँ पर जहाँ पर ये ऐसे जस्ट मुड़ रही है, यू की तरह से मुड़ रही है, वो जगह को यू आकार की जो है, वहाँ पर उस जगह पर इस नदी का नाम पड़ जाता है दिहांग। क्या नाम पड़ गया, दिहांग पड़ गया। यानी जैसे ही एंटर की तो इस नदी का नाम बोलने लगा लोग, वहाँ का क्षेत्रीय लोग दिहांग। अब ये आगे बढ़ी तो इसे पूरे भारत में इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और आगे बढ़ी और आगे कहाँ पर, बांग्लादेश में इसका जैसे पहुंचे तो इसका नाम पड़ गया क्या, जमुना। क्या नाम पड़ गया, जमुना। देख रहे नाम इसका कैसे बदल रहा है, जमुना पड़ गया। जमुना जब जाके गंगा से मिल जाती, जो इधर से जो गंगा नदी इधर से आ रही है, जो गंगा नदी, अब ये गंगा नदी से जब मिली तो इसका नाम पड़ गया मेघना। क्या नाम पड़ गया, मेघना। अब ये मेघना जो है क्या है, जब गंगा नदी से मिली तो क्या हो गया, मेघना हो गया। और मेघना जो है क्या होगी, बंगाल की खाड़ी में जाके ये ऐसे जाके गिर के विलीन हो गई। ठीक है, समझ आ गया आपको, आगे आ जाइए, इधर समझते हैं। वही चीज़ यहाँ दिया है। अब यहाँ दिया है कि इसकी सहायक नदी बूढ़ी, दिहांग, दिशांग, कोपिल, लोहित, केनूला, ये सब क्या है, इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। ठीक है, इसकी कौन सी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। और कह रहा है कि और भी सहायक नदी है, जैसे सुवर्श्री, कामेघ, धनश्री, मानस और तीस्ता भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। अब जहाँ वो जिस पहाड़ी से एंटर करती है उस पहाड़ी का नाम है नामचा बरवा। जैसे बोला कि ये जो कौन सी पहाड़ी बोली, पटगोई जो पहाड़ी है, उसी का जो शिखर है, वो शिखर मतलब सबसे ऊंचा चोटी जो है, उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा से इंटर करी और इंटर करके यू आकार से मुड़ते हुए चली गई नीचे। आगे जी, अब यहाँ लिखा ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही दिया सारी चीज़ें। अब आइए यमुना नदी के बारे में जानते हैं लोग, समझते हैं यमुना नदी के बारे में। ठीक है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। 1375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आगे जी, और ये प्रयागराज के पास में, यानी इलाहाबाद के पास में जाके गंगा से मिल जाएगी। यानी यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री से निकल रही है। अब ध्यान से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें भले नहीं दिया हुआ लेकिन मैं थोड़ी सी बता जा रहा हूँ, क्योंकि आगे की चीज़ें इसी से स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को, है ना। ये जो मान के चलिए कि हम लोग का यमुना नदी मान के चलिए, यहाँ से ये हो गया भारत। ठीक है, प्यारा सा हम लोग का भारत हो गया। अब जो है यहाँ से मान के चलिए, इस जैसे यहाँ से निकलती थी गंगा, ये रही गंगा नदी। क्या है, गंगा नदी है। अब इसी के पीछे से, इसी के बगल में से क्या होती है कि मान के चलिए कि यहाँ से इस जगह से निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी यू ऐसे आई और आके ऐसे मिल गई
कहाँ मिल गई? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आके मिल गई। किससे? गंगा नदी से मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि गंगा से, यमुना से भी आके नदी मिलती है, उसका नाम है क्या नाम है? तो उसका नाम है चंबल, केन, बेतवा। ठीक है, चंबल, केन, बेतवा जो नदियाँ, ये सारी नदियाँ जो है किससे आके मिलती है? मिल जाती है किससे? यमुना से मिलती है। और यमुना इन सब को ढो के अपने संगे कति चल ढो के ले चल रहे तुम लोग, सब बड़ा ढो के ला के कहाँ ले देती है? गंगा नदी में ला के मिला देती है। कहाँ ले देती है? गंगा नदी में ला के, गंगा नदी में आके इलाहाबाद में मिला देती है। याद रखिए, पूरे इस तरह याद रखिएगा। इस पूरे नदी तंत्र को बहुत डिटेल में एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें नदी, पहाड़, झील, झरना, पठार, दर्रे जो भी है पूरे को एक मेरे पास जो नोट्स है, पर्सनल नोट्स है, उस नोट्स में पढ़ा दूंगा, सब डिटेल में पढ़ा दूंगा। उससे 1-2 क्वेश्चन आप लोग का फायदा हो जाएगा। एग्जाम में आएगा ना तो सीधे सीधे आप लोग बता दीजिएगा। लो अब आइए घाघरा नदी के बारे में समझते हो। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ था चंबल, बेतवा, केन नदी, उसी केन नदी बता रहे थे जो उसकी सहायक नदी है। अब ये घाघरा नदी, घाघरा नदी जो है ना ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय के बारे में पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं। अगर पिछला क्लास आप ध्यान से देखे होंगे ना तो सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यहाँ लिखे कि मामचा चुंगो हिमनद से निकलकर, ट्रांस हिमालय की जगह कौन सा है? मापचा चुंगो हिमनद से निकलकर। और कौन सी हिमनद? तो घाघरा निकल रही है मामचा चुंगो हिमनद से, यमुना निकल रही थी यमुनोत्री हिमनद से, गंगा निकल रही थी गंगोत्री हिमनद से। हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर, बर्फ़। अब ये जो है ना नीचे आती है, नीचे आने के बाद घाघरा नाम से ये प्रचलित है। घाघरा नाम से क्या होती है? नेपाल में, घाघरा नाम से नेपाल में प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी से जल ग्रहण कर गंगा मिल जाती है। ठीक है, छपरा के पास क्या करती है? और इसी घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? सरयू नदी बोलते हैं। घाघरा नदी को क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में सरयू बोलते हैं। ये हम लोग का हो गया प्यारा सा, क्या हो गया? बिहार। ये हो गया अपन का बिहार। ठीक है, क्या हो गया? ये अपना बिहार हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये अपन का बिहार हो गया। याद रखिएगा, ये अपना बिहार है। और ये जो बिहार है, अपना बिहार, इस बिहार में देखेंगे तो बीचों बीच से जो नदी गुजरी है उस नदी का नाम है कौन सी? गंगा नदी। कौन सी नदी नाम है? गंगा नदी, जो बीचों बीच से गुजरी है। अब इस साइड में देखेंगे, ऊपर साइड में देखेंगे, इस साइड से, तो यहाँ से आके मिलती है एक नदी, उस नदी का नाम है, यही नदी है, इसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा नदी है। इसको उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरयू। लेकिन जैसे अपना बिहार में एंटर करती है तो इसको घाघरा। लेकिन नेपाल में भी इसको घाघरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेपाल में घाघरा, बिहार में घाघरा, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश में इसी नदी को सरयू नदी कहा जाता है। उसके बाद आती है कौन सी? यहाँ से गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद से बागमती, कमला, उसी से मिल जाती है कोशी, उसके बाद यहाँ से महानंदा, नीचे आती है करमनाशा, सोन, फाल्गु, पुनपुन, क्यूल, अजय, बहुत सारी नदियाँ। ये पूरी बिहार के नदी तंत्र को बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा, आप लोगों को याद रखिएगा। आगे आ जाइए, ये घाघरा नदी हो गई। घाघरा नदी के बारे में समझिएगा। सरयू नदी इसका नाम उत्तर प्रदेश में। अब आइए गंडक नदी, गंडक नदी की समझते हैं। गंडक नदी जो है ना, ये महान हिमालय से निकलती है ना। पीछे आप लोग महान हिमालय का पढ़ चुके हो लोग, दूसरे चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ते आ रहे होंगे ना तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? महान हिमालय से निकलती है। और ये गंडक नदी निकलती है और अपने साथ अवसादों को अत्यधिक लेके जाती है, बाढ़ आने की आशंका बनी रहती है, और आके फिर ये भी गंगा नदी से मिल जाती है। और यहाँ कोशी नदी के बारे में जाइए। महान हिमालय से भी निकलता है, लेकिन गोसाई थाम से निकलता है। महान हिमालय की जगह कौन सा? गोसाई थाम से निकलकर नेपाल में होते हुए बिहार के सुपौल जिला से प्रवेश किया। कहाँ से प्रवेश किया? सुपौल जिला से। और मुख्य धारा का नाम अरुण कहलाती है। मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, लिखू, दुग्धे, तंबूर इसकी प्रमुख है, सहायक नदी है। और ये इसके साथ आते हुए क्या करती है? कुर्सेला यानी सहरसा के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब क्या कर रहा है? और यहाँ एक वर्ड लिखा है टाल, इसको भी बता देता हूँ मतलब क्या करे। आइए समझते हैं क्या करने बता रहे करें, फिर से समझते हैं। ये हम लोग का हो गया प्यारा सा अपन का, ये हो गया बिहार। ठीक है, क्या हो गया? ये अपना बिहार हो गया प्यारा सा। ठीक है, याद रखिएगा, ये अपना क्या हो गया? बिहार हो गया। ये अपना प्यारा सा बिहार हो गया, ये हो गया बिहार। ठीक है, अब इसको देखेंगे ध्यान से। बीच बीच से फिर निकल गई वही गंगा नदी, है ना। ये जब तक नहीं निकलेगी तब तक सुकून नहीं मिलता है। ठीक है, अब आज ये गंगा नदी को निकाल दिए लो, है ना, इधर से बता दिए लो। अब सब नदी के बारे में तो जानते ही आप, सिर्फ कोसी की बात करते। कोसी देखिए कहाँ से रही। कोसी आ रही है नेपाल के महान हिमालय से। जगह है गोसाई थाम, और मोहल्ला बोलेगा तो हनुमानगढ़ से होते हुए इंटर की यहाँ पे कौन सा जिला मिला उसको? बिहार का सुपौल जिला से होते हुए नीचे आके ये कौन सा जिला के पास है? सहरसा का क्षेत्र कौन सा? कुर्सेला के में आके मिल गई गंगा नदी में। ठीक है, कौन सा जिला? सुपौल सेंटर की, और सहरसा से गंगा नदी में मिल गई।
230 किलोमीटर टोटल दूरी तय की, ठीक है। और ये नदी जो है अपने साथ दुनिया भर का अवसाद लाती है। अवसाद जो भी लाएगी तो अवसाद लाएगी तो जगह जगह भर जाएगा नदी का पानी भरेगा। देखिए अवसाद बना हो तो मिट्टी लेके आती है ना, तो नदिया का पानी भर जाता है। और जब नदी भरने लगता है ना तो पानी मजबूरन फैलने लगता है। क्या होता है, पानी होता है मजबूरन फैलने लगता है। और जब फैलेगा ना तो उससे क्या होगा कि बाढ़ आने की आशंका बनी रहेगी, भयानक बाढ़ बनेगा, है ना। तो एरिया में पूरी चारों तरफ से ऐसे फैल जाता है तो क्या होता है, बाढ़ बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। समझ आ गया, कहाँ से निकली, कैसे गई, किस तरह, ये सारी चीज़ें अब घटनाएं समझ गए। अब इसको समझते हैं क्या, अब इसको जानते हैं लोग कि अब ये नदी जो बिहार का शोक नदी कहलाती है, इसमें एक नदी मिलती है आके बागमती, एक नदी आके मिलती है कमला, दोनों आके नदी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों नदी आके मिलती है। बागमती अपना कभी कभी रास्ता बदलते भी रहती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि लिखा हुआ था टाल क्षेत्र। अब ये टाल क्षेत्र को पीछे भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। ये है कौन सा, पटना जिला। क्या है, यहाँ है पटना जिला, ये रहा, ये आ गया पटना जिला, ठीक है। कौन सा जिला हो गया, पटना जिला हो गया। अब ये पटना जिला के पास में क्या होता है कि नदियों द्वारा इस यहाँ पर गाद जमा हो जाता है। का गाद माने मिट्टी जमा हो जाता है। और ये पटना से पूरब बढ़ते जाइए नदी किनारे किनारे तो पूरा गाद मिलेगा जमा हुए। क्या मिलेगा, गाद मिलेगा जमा हुए, ठीक है। इसी को बोला जाता है टाल क्षेत्र। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे टाल क्षेत्र। और ये होता है ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। समझ गए, आगे आइए। अभी कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कहानी समझ गए होंगे। अब आइए नर्मदा नदी समझते हैं। नर्मदा नदी जो है ना ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो गई, ठीक है। और नर्मदा नदी बोला जाता है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो भारत को दो बराबर भाग में बांटती है। एक मतलब है कि भारत के बीचों बीच में होगा तभी ना दो बराबर भाग में बांट रही है, तो नर्मदा नदी है बीचों बीच में। अब ये निकलती कहाँ से, पहले कहानी समझ ली। मध्य प्रदेश अमरकंटक के पहाड़ी से अमरकंटक के पास में मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो है वहाँ पर के निकट जो मैकाले की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। खंबाती खाड़ी भचोड़ के निकट में जाके गिर जाती है। निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से, मैकाल की पहाड़ी है वहाँ से, और खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाती है। इतना कहानी समझ गए। धुआंधार जलप्रपात कपिलधारा का निर्माण करती है। 1312 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करती है। मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, गोदावरी, और दूसरी नर्मदा नदी। अब इसको समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और ठीक उसके बाद ताप्ती भी है। ताप्ती दोनों को एक ही साथ समझ लेंगे लोग, दोनों क्या करेंगे, लिखी समझ लेंगे लोग। यहाँ कह रहा है जैसे मान के चलिए ये हम लोग हो गया, ये हो गया दक्षिण भारत, ठीक है। अब ये दक्षिण भारत में क्या हुआ कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, यहाँ से मान के चलिए कि कौन से पहाड़ है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नाम है, उस पहाड़ी के नाम समझते लो, इस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, इसको समझ लेते, ये हो गया दक्षिण भारत। और यहाँ एक पहाड़, उस पहाड़ी के नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। और उसके नीचे एक पहाड़ी, उस पहाड़ी के नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। इस साइड में पहाड़ी, उस पहाड़ी के नाम है मैकाले की पहाड़ी। अब यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नर्मदा। यहाँ से निकली, मैकाले से निकली, अमरकंटक के पास में से मैकाले की पहाड़ी से निकल रही है। और ऐसे पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में से इंटर की, और इंटर करते हुए 1340 किलोमीटर की दूरी तय करके, 1300 लगभग दूरी तय करके ये कहाँ आ गई, पहुँच कहाँ गई, ये पहुँच रही कहाँ पर, ये रहा खंबाती खाड़ी। क्या है, इसको बोलते हैं खंबाती खाड़ी। खंबाती खाड़ी के पास में आके समुद्र से मिल गई। अब मिल के उसके बाद से यहाँ से अरब सागर में चली गई, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो नदी का है ना कि ये कहाँ का है, तो एक तो मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, और ये गुजरात के एरिया, मध्य प्रदेश और गुजरात वाले एरिया में घूमते हुए जाती है। ये कहानी समझ आ गया। अब उसके बाद क्या लिखा था इसमें, उसके बाद जब ये जाके गिरती है ना तो गिरने से पहले झरना बनाती है, बहुत भयानक झरना बनाती है। जब पहाड़ के ऊंचाई पर से जब पानी गिरती है तो उसको बोलते हैं लोग जलप्रपात या झरना। तो उसका नाम है धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात। क्या है, धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात। और 1340 नहीं 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, समझ आ गया। अब ये ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश से ये भी निकलता है, बैतूल जिला से, सतपुड़ा के पहाड़ी से निकलता है। और ये नर्मदा के भ्रांस घाटी से ही बहता हुआ, और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए सूरत के निकट पुरानी एकमात्र नदी है, ठीक है। सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। आगे जी साबरमती नदी माही प्रमुख है। अब ये साबरमती और माही क्या बता रहा है, तो साबरमती और माही नदी ये सब क्या होते हैं, वही खंबाती खाड़ी में जाके सब गिरती है, ठीक है। माही नदी को बोला जाता है कि ये कर्क को दो बार काटती है। देखिए कर्क ऐसे भारत के बीचों बीच से गुजरा, माही नदी ऐसे आई, एक बार आई, ऐसे घूम गई। इसको कर्क को दो बार काटने वाली नदी माही नदी, मकर रेखा को दो बार काटने वाला और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाला। आप कमेंट कर बताइएगा कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है। दोनों का मैं नाम बता दे रहा हूँ, लिम्पोपो और कांगो। लेकिन किसका कौन सा आप थोड़ा कमेंट कर बताइएगा कि लिम्पोपो
मकर रेखा को काटती है 2 बार, या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, या कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, या आपका किसको मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों में से किसका कौन सा आंसर होगा, आंसर आप लोग बताइएगा। आपको बता दिए कौन सी, माही नदी बता दिए, ये कर्क रेखा काटती है, आपको मकर रेखा और विषुवत रेखा ऑप्शन भी बता दिए, आपको बता देना सिर्फ किसका कौन सा होगा, इतना ही तो कम से कम बता दीजिए। आगे आइए, अब देखते हैं उसके बाद से ये है गोवा में, गोवा का मांडवी और जुआरी जो है इसकी सहायक नदियों में से एक है। तो याद रखिए गोवा में कौन कौन नदी है, मांडवी और जुआरी नदियाँ है, ठीक है। आगे जी, यहाँ लिखा है गरम, राजगीर में गरम झरना, तो राजगीर का एक गरम झरना है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड, और वो गरम उसमें से ठंडा के दिन में गरम गरम पानी निकलते रहता है, याद रखिए। और काकोला जलप्रपात जो है ना, ये नवादा में है, ठंडा जलप्रपात है। तो 2 तरह के जलप्रपात है, एक गरम और एक ठंडा। गरम जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा राजगीर में है ब्रह्मकुंड जलप्रपात है ना, जो कि गर्म पानी उसमें से निकलता रहता है। और काकोला जलप्रपात जो है वो क्या है, एक ठंडा जलप्रपात है जो कि नवादा में है। दोनों के बारे में याद रखिएगा। अब ये कह रहा है साबरमती और माही किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, उसके पास राजस्थान वगैरह एरिया में बहते हुए निकल जाती है। उसके बाद कह रहे हैं महानदी। अब महानदी जानती है, तीसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी क्या थी, नर्मदा थी। पहली गोदावरी, दूसरी नर्मदा, तीसरी महानदी 890 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। आगे जी, अब ये गोदावरी के बारे में दिया है। गोदावरी जो होता है ना, नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में फैली हुई है। यह नदी प्रायद्वीप द्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। देखा, सबसे लंबी नदी क्या हो गई, यही हो गया। 1450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 50% अपवा बेसिन महाराष्ट्र में है इसका, और वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा इसी क्या है, सहायक नदी है। पेनगंगा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पेनगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिए गोदावरी की सहायक नदी है। आगे आते नीचे इसका लिखा हुआ है कि इसको दक्षिण का गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कृष्णा नदी को समझते हैं। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी के निकट एक स्रोत से निकलती है। तो यानी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कौन, कृष्णा नदी। 1290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में इसके विस्तार है। अब ये कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार है। 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अभी कृष्ण जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात यानी झरना बना हुआ है, जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो पहला कौन सा है, बताइए पहला कौन सा है। पहला याद रखिएगा गरशोपा या गोप जलप्रपात बोला जाता है। दूसरा हो जाएगा कौन, दूसरा जलप्रपात हो जाएगा जो शिव समुद्रम जलप्रपात, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोग एग्जाम में। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे है, याद रखिएगा। यहाँ पर कोलार स्वर्ण क्षेत्र यानी GF कोलार गोल्डफील्ड, उसी के बारे में दिया है। अब ये जलाशय समझते रहो। जलाशय यानी झील, यहाँ लिखा डल झील, बुलर झील, नैनीताल, राजस्थान का सांबर झील, बेगूसराय में कांवर झील, बेतिया में सरैया मन, दरभंगा में लक्ष्मी सागर, ये सब क्या है, झील के ही उदाहरण है। अब अलग अलग प्रकार का झील होते हैं। यहाँ देखिए धसान घाटी की झील, अब जो एरिया धंस जाएगा तो झील का निर्माण हो जाएगा, तब बोलेंगे धसान घाटी की झील। जैसे अफ्रीका में इस तरह की झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछेगा अफ्रीका में निम्न में से किस प्रकार की झील पाई जाती है, या किस प्रकार की झील सर्वाधिक पाई जाती है, तो धसान घाटी की झील ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद विक्टोरिया, रोलैंड, न्यास, इसके सब उदाहरण है। तो विक्टोरिया जो झील है या रुडोल्फ है या न्यासा, ये सब क्या है, अफ्रीका के धसान घाटी की झील के उदाहरण है। भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी की कृत्रिम झील बनाया गया है। तो धसान घाटी की झील है भारत में कृत्रिम झील है, लेकिन मानव द्वारा बनाया गया, उसका नाम है तिलैया बांध द्वारा बना हुआ झील। उसके बाद आएंगे नीचे, इसमें देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, गोखुर झील देखेंगे, तो ये बांध हो गया। अब गोखुर झील देखेंगे, यानी गाय के खुर की तरह बताया था शुरू में, जो नदियाँ से आती है तो यहाँ से बीच से कट के अलग हो जाती है, तो ये गोखुर झील बनता है। तो गोखुर झील की तरह जो बनी हुई है ना, गोखुर झील या इसी को है ना परित्यक्त झील भी कहा जाता है। बेतिया का सरैया मन और बेगूसराय का कांवर झील क्या है, एक तरह से गोखुर झील का उदाहरण है। अब क्रेटर झील, ये क्रेटर झील एक्चुअली में क्या होता है कि ज्वालामुखी द्वारा बनता है। देखिए मान चलिए जैसे ये हो गया ज्वालामुखी क्या होगा कि जब किसी वर्ष के बाद इसमें से ज्वालामुखी निकलना बंद कर दे, जैसे इसमें से ज्वालामुखी अब नहीं निकल रहा, क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और सूख के यहाँ पर बारिश के पानी से या किसी भी कारणों से यहाँ पानी जमा हो जाएगा, जिस कारण एक झील का निर्माण ले लेता है। उस झील को बोलते हैं क्रेटर झील। जैसे भारत में लोनार झील, कौन सा झील, लोनार झील, बोलिविया, टिटिकाका और टर्की का वान झील है। ये सब क्या है, ये सब वान झील तुर्की का, भारत का लोनार झील, ये सब क्रेटर झील के उदाहरण है। अब ये लैगून झील,
लैगून झील बता चुके हैं कि जब ये जो एरिया होता है समुद्र की एरिया, तो ये पूरी तरह से ऐसे रहता है ना, बराबर नहीं रहता, ये ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है ना। भले हम लोग को लगता है बराबर, लेकिन ऐसे नहीं रहता हम लोग का, ठीक है। भारत ऐसे ऐसे कटा छटा रहता है। अब होता क्या है कि इस एरिया में पानी जमा हो गया तो उसको बोलते हैं लैगून झील। क्या बोलते हैं? लैगून झील। जैसे कि चिल्का और पुलिकट झील है, तो लैगून झील के मामला में ही चिल्का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो कौन सा झील हो जाएगा? सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील। तब चिल्का। सीधे सीधे क्वेश्चन रहता है कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील, तो वो कौन सा हो जाएगा? सांभर झील। अब ये अवरोधक झील। क्या है अवरोधक झील? अवरोधक मतलब होता है कि बीच में कोई चट्टान आ गई, जैसे नदी आ रही थी बीच में चट्टान आ गई, अब नदी का इधर बगल से जाने लगी, अब इस एरिया में पानी जमा हो जाएगा, तो अवरोधक झील उसको बोलेंगे। हिमानी झील, बर्फ द्वारा बना हुआ झील, तो क्या बोलेंगे? हिमानी झील बोलेंगे। भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील, अब धरती के नीचे से कुछ हलचल करने की वजह से क्या हुआ? निर्माण हुआ, भूकंप की वजह से या किसी भी कारणों से निर्माण हुआ झील का, तो बोलेंगे भूगर्भीय झील। जैसे गोविंद सागर झील, लोकटक और बमनाडी झील, कई मीठे पानी का झील है। और राजस्थान में कौन सा झील है? सांभर झील है, जो खारे पानी का झील है। भूगर्भीय हिमानी, उसके बाद अवरोधक झील हो गया। अवरोध द्वारा जो झील होगा तो उसको अवरोधक झील बोलेंगे, ठीक है। किसी भी रिकॉर्ड द्वारा झील बन गया तो अवरोधक झील। हिमानी झील, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ये सब क्या है? हिमानी झील है, यानी बर्फों द्वारा जो बनता है। उसके बाद भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा निर्मित झील, तो भूमि के विभिन्न क्रियाओं द्वारा जो झील बनती है ना। जम्मू कश्मीर का बुलर जो झील है वो मीठे पानी का सबसे बड़ा भारत का झील है, तो सबसे बड़ा भारत का मीठे पानी का झील। और इस बार ये क्वेश्चन आएगा, इसको VVI कर लीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा झील है? बुलर झील। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। और किस कैटेगरी का झील है? तो भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील है। इस सबको पकड़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना में है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो अलग जगह, और गोविंद सागर झील अलग जगह, ठीक है। गोविंद सागर झील कहाँ भैया? तो भाखड़ा नांगल परियोजना बना हुआ, ठीक है, गोविंद सागर झील। उसके बाद लोकटक झील, लोकटक एवं बाड़ियानी जैसे मीठे पानी के झील है। उसके बाद है क्या? सांभर झील, इस प्रकार की झील है। आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ लिखा है कि प्राग ऐतिहासिक मानव संस्कृति की जीवन की खोज श्रेय फ्रांस के बाचर द परथेस को दिया जाता है। यानी प्राग ऐतिहासिक का अगर देखा जाए मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रांस के बाचर द परथेस को दिया जाता है। फ्रांस के क्या दिया जाता है? बाचर द परथेस को, ठीक है। नेक्स्ट है जी, पेरिस की सीन नदी को क्या कहा जाता है? सीन नदी को पेरिस की सभ्यता कहा जाता है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जिन नदियों के किनारे जो जगह बसा हुआ है उसको कहा जाता है कि उस नदी का ही देन है। जैसे मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के कुछ जो पश्चिमी हिस्से है उसको बोला जाता है सिंधु घाटी के सिंधु नदी का देन है, बिहार को गंगा नदी का देन है, ठीक है। उसी तरह जिन नदियों के कारण वो जो जगह बसा हुआ रहता है ना उसका देन बोला जाता है। जैसे पेरिस को सीन नदी का देन कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव सभ्यता का केंद्र शिवालिक के दक्षिणी हिमानी के पिघलने से निर्मित नदियों की घाटी को बताया। मतलब डॉक्टर मित्रा ने बताया कि जो शिवालिक के दक्षिण में यानी शिवालिक से नीचे में जो हिमानी थी वो पिघलने के बाद इन नदी घाटियों का निर्माण हुआ, इसके कारण ही मानव सभ्यता का वहाँ पर बसाव होना शुरू हुआ या मानव सभ्यता का जीवन बना। अब ये लिखा है क्या बोलते हैं उसको, गंगा सेतु पुल की लंबाई लिखा हुआ कितना किलोमीटर है? तो याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है 7 किलोमीटर इसकी पुल है। और 1984 में इसका निर्माण हुआ था। कितना में हुआ था? 1984 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। प्रदूषण मतलब आप जानते हैं, कई बार आप लोग पढ़े होंगे। प्रदूषण मतलब क्या होता है? कोई भी अवांछनीय चीज़ जिसको हमें इच्छा नहीं है फिर भी वो आपके पानी मिल गया तो जल प्रदूषण, हवा मिल गया तो वायु प्रदूषण, उसके बाद से मिट्टी मिल गया तो मृदा प्रदूषण, है कि नहीं। प्रदूषण मतलब बिना चाहने वाली चीज़, गंदगी, कूड़ा कचरा, किसी भी तरह का चीज़ जब किसी भी पदार्थ के साथ मिल जाती है तो बोलेंगे प्रदूषण, उसको बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है कि बड़े आकार के झील को समुद्र भी कहा जाता है। जो बहुत बड़ा आकार का झील होता है ना उसको समुद्र बोलते हैं, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ठीक है। ये कह रहा है क्या आप जानते हैं कोसी नदी द्वारा कब कब बाढ़ आया? तो 87 में, 4 में, 7 में, 8 में बहुत भयानक बाढ़ आया, लेकिन नौका तो अपडेट किया नहीं है, सब पहले का बाढ़ बता रहे हैं, ठीक है। अब ये संरक्षण है। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाना। संरक्षण मतलब क्या होता है? याद रखिएगा बचाना होता है, ठीक है। तो जब नदी जो देख रहा है कि गंदा होते जा रहा है, नदी बर्बाद होती जा रही है, उसको बचाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? संरक्षण बोलेंगे। अब वनस्पति का विकास है ना, कह रहे हैं कि भारत में मात्र 19.26
25% भूभागी वन आच्छादित है। हालांकि अभी 25 समथिंग है, तो वन आच्छादित अभी ज़्यादा है, लेकिन पहले जो था ना वन कम था। ठीक है, यहाँ कह रहे गंगा कार्य योजना 1985 में प्रारंभ किया गया था। 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद नमामि गंगा में आया, बहुत सारे गंगा का प्रोग्राम चला गंगा साफ करने के लिए। ये एक वर्ड लिखा हुआ है, बस इसने याद रखिए। झील पवन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ऊटी कहाँ फेमस है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, झील पवई महाराष्ट्र में है, ऊटी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है जी, भूमि पर आज 40% भूभाग क्या है? जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। यानी 40% जो जमीन है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपको अगर सोच रहा हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं तो टेलीग्राम में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा ही देता हूँ, PDF भेज ही देता हूँ, तो वहाँ से चाहें तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं कई बार इसको पढ़ाया हूँ, आप लोग पहले से जानते हैं। कुछ उसमें नहीं मिलेगा जिसको मैं छोड़ दूँ, मैं तो खुद ही पूरा डिटेल में लेकर चलता हूँ। यहाँ लिखा है कि भाखड़ा नंगल जो सतलज नदी पर एक परियोजना है, 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। और उसके बाद लिखा है टिहरी परियोजना जो भागीरथी नदी पर बनी हुई है, टिहरी परियोजना, इससे 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। तो भाखड़ा नंगल जो बना हुआ है, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर जो बना हुआ है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, इससे 1200 और 2400 मेगावाट बिजली किससे मिलता है? तो टिहरी से, जो कि भागीरथी नदी बना है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। नदी घाटी परियोजना को क्या बोलते थे? आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यहाँ आ जाओ। क्या आप जानते हैं भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से साबरमती, माही और यमुना नदियाँ हैं? बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ हैं। अब ये क्वेश्चन शर्माते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है, तो लक्ष्मी सागर झील। निम्न से कौन सा लवणीय झील है? तो सांभर झील। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना में है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है। सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1900 कब हुआ था? तो 60 के आसपास में सिंधु जल समझौता हुआ था। एक्चुअली में 1955 में हुआ था सिंधु जल समझौता, 1955 या 60, इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। कब हुआ था? तो 1960 में ही होना चाहिए, आई थिंक, देख लीजिएगा इसको, 1960 ही होना चाहिए। सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था कि 80% पानी छोड़ दे, 20% पानी रख दे, ये पाकिस्तान बोला था हम लोग से, है ना। तो 6 नदियाँ गुजरी है ना, 6 नदियों में से 3 नदियों में से 80% हम लोग उसको दे देते लो, 20% हम लोग रख लेते लो। बाकी 3 नदियों में से 80% हम लोग रखते लो, 20% उसको देते हैं लोग। उसी तरह की बात किया गया था सिंधु जल समझौता, उसको 1960 में ही हुआ था। सांगपो नदी सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र का नाम है, जो तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। इसमें से कौन सा गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड है। अभी बोला कि ब्रह्मकुंड जो कि राजस्थान कहाँ, क्या नाम है यार उसका? राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में। ठीक है, बिहार के राजगीर में। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम। ठीक है, गोसाई धाम है। गंगोत्री से गंगा निकलती है। मानसरोवर से तो 3 गो नदी निकलता है, एक तो कौन सा? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। सतपुड़ा पहाड़ी, तो सतपुड़ा श्रेणी तो नीचे आ गया, ये विंध्याचल, और सतपुड़ा भ्रंशुत पर्वत है, ये सब बीच में से निकलती है। नर्मदा नदी। हो गया हम लोग कंप्लीट। अब आते हैं लो MCQ सीरीज पर। MCQ पर देख लेते हैं, इसी के लगले एक ही साथ में। ठीक है, आ जाइए। यह है अपवाह तंत्र। ठीक है, इसको समझते हैं, देखते हैं लो। अब गंगा नदी के बारे में दिया है, क्वेश्चन पे आते लो। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ क्या? गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी क्या उदाहरण है भैया? तो गंगा नदी जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो याद रखिए, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, क्या प्रवेश करने के बाद जो गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? फिर वही बात आ गया, दोबारा पद्मा नदी कहा जाता है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा को क्या कहते हैं? एक ही क्वेश्चन को देख रहे कैसे बदल के पूछ रहा है। पद्मा कहा जाता है। UPPCS में उत्तराखंड में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो सुंदरवन डेल्टा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। आपको बताइए, सब चीज़ बता दी इसमें से कुछ का जो अलग मिलेगा ना, मैं ऑब्जेक्टिव इसलिए आपको यहाँ करा देता हूँ। एक तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला चल जाएगा, जितने बड़े बड़े एग्जाम हुए पीसीएस एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, चाहे आईएएस एग्जामों में। दूसरा ये चीज़ पता चल जाता है कि कुछ चीज़ें अगर नोट्स में या बुक के अंदर नहीं भी दी रहती ना, तो एग्जाम में पूछता है थोड़ा सा घुमा के, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, इसलिए इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, अब किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। यहाँ क्वेश्चन देखिए, आप कथन 1.6 का देखिए, कथन गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है, क्या है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो प्रदूषित तो है ही है, तब ना इसकी सफाई चल रहा है। और दूसरा लिखा हुआ है क्या, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। भाई ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, तो सिर्फ इसमें से ए सही है, बी ये आर जो है पूरी तरह से गलत है। ऐसा थोड़ी कि जो मतलब जो पवित्र है वो गंदे होगा। अगला क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई पूरी सतह के नीचे लगभग है ना, जलोढ़ मिट्टी की अगर देखा जाए गहराई कितनी है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 600 मीटर नहीं, 6000 मीटर, लगभग 6000 मीटर तक नीचे तक है। और बीपीएस में 1994 में पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। ठीक है, याद रखिएगा 6000 मीटर तक इसकी गहराई, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ओल्ड होम के अनुसार गंगा जलोढ़ निक्षेप की मोटाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है, और ग्लोनी के अनुसार कितना है, तो 2000। अब बताइए, ये क्वेश्चन ये भी दे दे कि ओल्ड होम के अनुसार कितना था, 4000 से 6000, और ग्लोनी के अनुसार कितना भैया, तो 2000 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है, देवप्रयाग, ठीक है, ये तो हमको सही लग रहा है। दूसरा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के नदी के संगम स्थल अवस्थित है, ये भी सही लग रहा है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही लग रहा है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित उनके सबसे बड़ी मठ के रूप में मानी जाती है। नहीं, केदारनाथ को तो आदि शंकराचार्य के लिए थोड़ी माना जाता है, सिर्फ 1 2 3 सही होना चाहिए, आदि शंकराचार्य के लिए नहीं माना जाता केदारनाथ को। आ गया जी 9 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को मिलान करें और इसका कूट जो है का सही मिलान कीजिए। अब रुद्रप्रयाग वही चीज़, अभी जस्ट वही चीज़ तो बताइए, इसको मिला लीजिएगा, सेम चीज़ बात होता है अभी जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी किससे मिलती है, तो मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। अगला, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो किसकी है, तो काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी काली नदी की है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा की नदियाँ मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, तो याद रखिएगा देवप्रयाग में दोनों मिलता है। लो, उसके बाद हरिद्वार के मैदानी भाग में आ जाता है। लो, ये सब चीज़ पढ़ा था, ये आप लोग को बता चुके अभी। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो किस भी स्थान होता है, देवप्रयाग में। उसके बाद कहाँ पहुँचता है, हरिद्वार में पहुँचता है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर, वही तो देवप्रयाग में से, वही क्वेश्चन है, फिर दोबारा पूछ दिया। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ भैया, तो अलकनंदा में। ठीक है, भागीरथी नदी सबसे बड़ी वाह नदी है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, नहीं प्रवाह नदी होना चाहिए, सबसे बड़ी प्रवाह नदी है ना, सबसे बड़ी प्रवाह नदी तो गंगा नदी हो जाएगी, है ना, अपवाह होना चाहिए, नहीं तो अपवाह होना चाहिए, अपवाह गड़बड़ लिखा है, सबसे बड़ी अपवाह नदी है ना। ये देखिए क्वेश्चन पूछा, जबकि मैंने बताया था कि सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है, तो ये कौन सी नदी है, गंगा नदी है, जो कि पूछा हुआ 1995 वाला में। ठीक है, गंगा के बाद गोदावरी है, नर्मदा, तब महानदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर की दूरी तय करता है भारत में। भागीरथी नदी मिलती है, तो भागीरथी नदी अगर मिलती है तो किससे मिलती है, भागीरथी नदी नहीं मिलती नहीं है, निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से, हाँ, और गंगोत्री से निकलती है, ये वही जहाँ आकर मिलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है लो, और ये भागीरथी निकलती है गोमुख से। अगला जी, गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों में से होता है, तो मैदानी भाग से जो आता है वो कौन सी है, तो गोमती नदी है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन 1 और 2 को देखिए, ए और आर को, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है,
तो ये तो ठीक लग रहा है कि मृत्यु तो हो ही जाती है। आर जो है यमुना असतत वाहिनी नदी है। असतत मतलब लगातार, ये सतत वाहिनी नहीं है, असतत वाहिनी है। दोनों सही है, परंतु दोनों ही क्या है, असतत। यमुना नदी असतत वाहिनी, आर जो है क्या लग रहा है, सतत है या असतत वाहिनी है। यमुना नदी में पानी खत्म हो जाता है, पानी नहीं खत्म होता, यमुना नदी में पानी रहता है, ये गलत है, ये सही लग रहा है। ठीक है, तो ए सही है, आर क्या है गलत है, ऑप्शन हाँ ठीक है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, अगला जी, यमुना नदी क्या है, एक सतत वाहिनी है, मतलब लगातार पानी घूमते रहता है। अगला, निम्नलिखित नदी में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है, तो बता ही चुके हैं। यमुना की सहायक नदी जो होता है नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ कि है कैसे हो जाएगा, क्योंकि है तो तीनों है। ठीक है, ये नहीं है रामगंगा। अच्छा, रामगंगा किसकी सहायक है, नहीं बताइए तो आप लोग को नदी को याद होगा ना, तो बताए थे रामगंगा किसकी सहायक है। पेन गंगा, रामगंगा सब बता चुके हैं, दिमाग में आ रहा होगा तो आंसर आप लोग दीजिएगा। लो, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है भैया, तो यमुना नदी जो यहाँ से निकलती है ना, वो जगह है बंदरपुछ। क्या है, बंदरपुछ यमुना नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियों पर विचार कीजिए जो उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित है। अब यमुना के पश्चिम से पूर्व की तरफ व्यवस्थित है, बताइए। अब ये बेतवा, केन, ये तो मालूम है आपको, चंबल नदियाँ, लेकिन पश्चिम से अब पूर्व की तरफ बढ़ा जाए, अब व्यवस्थित कीजिए। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ आ जाइए, कौन कौन नदी हो जाएगा, कौन किधर नदी हो जाएगा, तो क्या दिया है, पहले नंबर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 में क्या है, इसको देख लीजिए, नदी को देखना जरूरी है। चंबल नदी पहले होगा, उसके बाद होगा सिंध नदी, तब बेतवा नदी, तब केन नदी। ठीक है, यानी पहले चंबल, उसके बाद सिंध, तब बेतवा, ठीक है, तब केन नदी। ठीक है, इस तरह है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो केन, बेतवा, सोन नहीं आती, सोन तो गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, चंबल में नहीं मिलती है, तो चंबल में कौन नदी नहीं मिलती है, तो बेतवा नदी नहीं मिलती है। ठीक है, बेतवा नदी निकलती है। अब बेतवा नदी निकलती कहाँ से है, तो याद रखिए विंध्याचल की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। बेतवा नदी नहीं मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, सॉरी मिलती है, किससे, तो यमुना से मिलती है। अगला, गंगा, इनमें से गंगा की सहायक नदियाँ सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ बहते हुए जा रही है, कौन सी, तो सोन नदी है जो गंगा नीचे से उत्तर की तरफ जा रही है, जो गंगा से जाकर मिलेगी, कौन सी, सोन नदी। बाकी सब ये घाघरा, कोसी सब ऊपर से आती है, जो दक्षिण वाहिनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलता है। अब कह रहा है बाएं दाएं पूछ रहा है, बताइए, बाएं से नहीं मिलता है, तो ये हो गया सोन नदी, क्योंकि ये बाएं से नहीं मिलता है। आगे जी, क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है। तो जल विभाजक का यमुना और सोन के बीच में देखेंगे तो कैमूर की पहाड़ी है, जल विभाजक काम करती है। और देखिए, ये बिहार का क्वेश्चन है, MPPC से पूछा है, यमुना और सोन के विभाजक के काम करती है, ये देखिएगा जल विभाजक। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, जल मतलब ज़्यादा ग्रहण करके रखता है, कौन सी नदी है, तो सोन नदी, इसमें से सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला, ये तो नहीं क्वेश्चन है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का अभी उप विभाग है, तो मोरीबंद डेल्टा किसका है, तो भैया याद रखिएगा बंगाल डेल्टा का। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी की घाटी का भाग कौन सी उप नदी है, तो गंगा नदी घाटी का उप नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा इसमें से शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। लेकिन क्या होना चाहिए इसमें, उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है, सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है, सोन नदी दक्षिणी गंगा और गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी बड़ी नदी है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ई, यानी कि क्या है कि सभी सही है, इसीलिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे जी,
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार राज्य में गंगा किनारे कितने जिले बसे। तो जस्ट बताया था आप लोग कितने जिले। चलिए इसको नहीं, इसको टिक नहीं लगाऊंगा, इसको तो मैं पूरा डिटेल में बताया आप सभी को कितने जिले हैं। आंसर दिखा नहीं ना जी, आप लोग आंसर इसका बताइएगा लो, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा, पूरा डिटेल में समझाया था कितना जिला है, ठीक है। अगला एक ही बार जाते हैं, हो गया। अब ये हो गया हम लोग का चैप्टर कंप्लीट आना। और आप लोगों को कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहीं पर चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं लोग, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे लोग। तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।